गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। टाइम हो रहा है सुबह के 6:53 नहीं रहे, ये अपनी गाड़ी पता ना, इट्स ऑलवेज हाई ऑन एड्रेनलिन। तो अभी लगभग 11 साढ़े 11 बजने आए होंगे शायद से। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई वांटेड टू डिस्कस फॉर अ लॉन्ग टाइम रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अ प्री ओन्ड सुपर बाइक। मेरे को किसी ने पूछा भी था कि भाई प्री ओन्ड सुपर बाइक्स वर्थ है क्या 2024 में। सो लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या हुआ था। और उससे पहले आपको एक बैक स्टोरी दे देता हूँ कि एक्चुअली चीज़ें कैसी हुई थी, व्हाई आई फेल इन द ट्रैप। तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे ट्रैप में फंस सकते हो, तो आप अवॉइड करो फ्यूचर में, ठीक है। तो पहले बैक स्टोरी बता देता हूँ। ये बात है 2020 की, व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट सुपर बाइक विथ माई सेल्फ एंड मनी, दैट वाज कावासाकी निंजा 650। फेस लिफ्ट में नई लॉन्च हुई थी एंड द बाइक विच आई बॉट वॉज द फर्स्ट फेस लिफ्ट बाइक विच आई पिक्ड अप इन इंडिया इन दैट पर्टिकुलर कलर स्कीम। इतनी प्राउड वाली बात नहीं, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि खुद के पैसे से लिए ना, तो थोड़ा सा प्राउड फील ही होता है। तो तब बाइक ली थी मैंने एंड आई वॉज न्यू टू दिस सुपर बाइकिंग कम्युनिटी। मेरे को पता नहीं था कि मतलब कोई पहचान वाला भी नहीं था कि जो सुपर बाइक ओन करता हो। बस सपना था बचपन से कि मेरे को सुपर बाइक लेनी है। सो मैंने अपना सपना तो पूरा कर लिया, बाइक तो ले ली, लेकिन पता नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि गियर्स कौन से लेने हैं, कैसे लेने हैं, कौन से गियर्स खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने चाहिए, कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बस मैं एक सुपर बाइक फ़ैन था, तो मेरे को कोई तो भी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी खाली। तो मैंने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक ली थी निंजा 650। उसके बाद उस पर मेरी पहली लॉन्ग राइड थी विच वॉज अराउंड 700 to 750 किलोमीटर्स, कुछ तो भी ऐसी रहेगी। और मेरे को पता नहीं था लगेज कौन सा कैरी करना है, कैसा कैरी करना है। अरे बाप रे, ऐसे बीच रास्ते में गड्ढे बुझा रहा है, कुछ वार्निंग साइन लगाओ भाई, पीछे हाईवे। ये टॉपिक पे वापस आते हैं। वो राइड पे जाने के बाद मेरे को पता नहीं था लगेज कैसे कैरी करते, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक थी, उस पर ज़्यादा लगेज भी नहीं बैठ रहा था। तो मेरे को 2-3 बैग्स कैरी करनी पड़ रही थी। बैकपैक मैंने कैरी की थी, टैंक बैग मैंने कैरी की थी, पीछे टेल बैग कैरी की थी। तो इतना सारा लगेज में लेके गया था क्योंकि पता ही नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो उस राइड पे जाने के बाद मेरे साथ 2 और बाइक्स थी। वन वॉज अ टाइगर XR-X 800 और एक डुकाटी स्क्रैम्बलर थी। और जो डुकाटी स्क्रैम्बलर चला रहे थे उनको अपनी बाइक की डिलीवरी लेनी थी विच वॉज टाइगर 900 GT, न्यूली लॉन्च हुई थी। तो हम लोग वो बाइक पे गए, मैं निंजा 650 पे था। तो मैंने देखा कि भाई कितने स्ट्रगल आ रहे हैं इन लोगों के साथ कीप अप करने के लिए, क्योंकि वो बाइक का एक ही प्रॉब्लम है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है भाई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम है। इतना कम है कि वो एक छोटे से स्पीड ब्रेकर पे भी नीचे से लगती थी। एंड बीइंग अ स्पोर्ट्स टूरर बाइक, उसका सस्पेंशन सेटअप भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो उस पर कंफर्ट तो अच्छा था, पोस्चर भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं था, लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक ही था बट ज़्यादा अग्रेसिव नहीं था 10R जितना, एंड सस्पेंशन वो सॉफ्ट। सो उस पर राइड करने पे तकलीफ नहीं आ रही थी, बट ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ये जो बाकी की चीज़ें थी वो अपने चार्ट में बैठ नहीं रही थी। तो भाई मैंने लॉन्ग राइड की, मेरे को पता चला कि ये लोग कैसे बाइक चला रहे हैं भाई, जो एडवेंचर बाइक वाले बनते थे XR-X 800 पे। तो भाई वो ऐसे गाड़ी चला रहे थे, स्पीड ब्रेकर वगैरह कुछ देख ही नहीं रहे थे। तो वो सब चीज़ें होने के बाद मैंने उनको देखा कि भाई ये तो कितने फटाफट चल रहे हैं, डिस्टेंस फटाफट क्लॉक कर रहा है और थक भी नहीं रहे। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करने के लिए बैठे होटल में। तो उन्होंने मेरे को कन्विंस किया कि भाई तू एक काम कर, ये स्पोर्ट्स बाइक का चक्कर छोड़ दे, तू एक एडवेंचर बाइक ले ले। और बीइंग अ स्पोर्ट्स बाइक पर्सन, मेरे को एडवेंचर बाइक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट प्रैक्टिकली चीज़ें जब मैंने देखी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं कन्विंस हो गया कि भाई मेरे को एडवेंचर बाइक लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को इतने पैसे भी डालने नहीं थे कि मतलब मेरे को नए बाइक में पैसे भी नहीं डालने थे, क्योंकि नई एडवेंचर बाइक अगर मैं लूँ इन दिस सीसी कैटेगरी तो मेरे को लगभग 16-17 लाख रुपए लगने वाले थे। क्योंकि मेरे दूसरे फ्रेंड ने जो डुकाटी स्क्रैम्बलर पे थे, उन्होंने ऑलरेडी 900 GT ली थी, तो मेरे को मालूम था 16.5 लाख रुपये उनको लग रहा है। तो मेरे को इतने पैसे डालने नहीं थे बाइक में, क्योंकि एडवेंचर वॉज नॉट द सेगमेंट फॉर मी एट दैट टाइम। अभी बात पूरी अलग है। तो मैंने क्या किया कि ऑनलाइन उन्होंने मेरे को बोला कि ये देख, एक 800 सेल करने के लिए आई है ऑनलाइन। दिल्ली का डीलर था, काफ़ी बड़ा डीलर है, नाम नहीं बोलूँगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई 8 लाख में मेरे को टाइगर मिल रही है, 2015 की बाइक थी और कुछ 16,000 किलोमीटर चली थी। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं वैसे ही 8 लाख रुपये ही डालने वाला हूँ इसमें, तो ट्राई करके देखते हैं, एक बार बाइक तो लेके देखते हैं। नेगोशिएट उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा नेगोशिएबल रेट है, तो 8.25 की डील थी। तो मैंने डील को 8 लाख में फाइनल किया, क्योंकि ज़्यादा कम कर ही नहीं रहे थे उससे। और उन्होंने फिर मेरे को बोला कि भाई तेरे को बाइक नाम पे ट्रांसफ़र करवानी रहेगी, तो तेरे को 20,000 रुपये एडिशनल से देने पड़ेंगे। मतलब उनको जितना बाइक से पैसा निकालना था 8,25,000 के अराउंड, तो 8,20,000 मैंने उनको भेज दिए। और ये कोविड का टाइम था तब। तो मैंने क्या किया, पैसे भेज दिए, उन्होंने कुरियर से गाड़ी भी भेज दी, गति कुरियर से आती है। कुरियर से बाइक मेरे घर तक आ गई। तो मैंने बाइक देखी तो मेरे को पता चला कि भाई सबसे पहला जो उसमें प्रॉब्लम था उसका हॉर्न बंद था। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला छोड़ जाने दो, हॉर्न का ही प्रॉब्लम रहेगा,
डाल देंगे, नया हॉर्न डाल देंगे। देन ये लोग क्या करते हैं ना, सारे बाइक को इतना चकाचक रखते हैं बाहर से कि आपको बाहर से बाइक देखने के बाद ऐसा लगेगा कि अरे भाई पूरी ब्रांड न्यू बाइक है। इतना पॉलिश वगैरह मारते हैं उसको, प्रॉपर्ली डिग्रीसिंग वगैरह करते हैं, है ना, टायर्स पे इतना पॉलिश मारते हैं। उसके बाद जो ब्रेक पैड्स है, बहुत से टाइम लोग डीजल क्लीनिंग करते हैं, तो डीजल क्लीनिंग करते वक्त क्या होता है ना, ब्रेक पैड्स में आपका डीजल पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ब्रेक पैड्स किसी काम के नहीं रहते। सो द ब्रेक पैड्स आर एज गुड एज स्टोन्स। तो मतलब पत्थर के ऊपर डिस्क घिस रहा है ऐसा लगता है। तो जब मैं सिटी के अंदर बाइक चला रहा था तो मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं पता चली कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो एज सून एज आई स्टार्टेड टेकिंग माई बाइक ऑन द लॉन्ग राइड्स, उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला मेरे को जो प्रॉब्लम फील हुआ कि बाइक के ब्रेक्स ही काम नहीं कर रहे भाई। फ्रंट ब्रेक 40-50 के स्पीड पे भी बाइक रुक नहीं रही है। तो मैंने पुणे का शोरूम मेरे को सबसे नज़दीक था, तो मैं पुणे गया, सबसे पहले ब्रेक पैड्स बदल लिए। उसको मैंने बोला कि भाई जाने दे, पिछली सर्विसिंग कब हुई है, कुछ नहीं, उसने तो बोला है डीलर ने कि सर्विस हुई है, लेकिन मेरे को उस पर भरोसा नहीं है, एक काम कर इसकी सर्विसिंग भी करा दे। तो मैंने क्या किया, वो सर्विसिंग भी करा दी बाइक की, और सर्विसिंग में जितना खर्चा आया भाई 10-15 हज़ार जो भी था, तो उतना मैंने पूरा पे किया। और ब्रेक पैड्स डाल दिए, ब्रेक पैड्स का खर्चा अलग से। टायर्स वगैरह तो फ़िलहाल अच्छे थे उसके, लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है। तब मैंने वो बाइक वहाँ से पिक करी सर्विसिंग करने के बाद, उसको थोड़ा और लॉन्ग राइड्स पे लेके गया। तब पता चला कि बाइक में सबसे जो मेजर प्रॉब्लम थी ना, वो थी स्टॉलिंग की। मतलब आप कैसे समझ सकते हो स्टॉलिंग को, दैट आई एम राइडिंग एट अ सर्टन स्पीड, ठीक है, मैं 80 के स्पीड से चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड देयर वॉज एब्सोल्युटली नो थ्रॉटल रिस्पॉन्स। आप थ्रॉटल दे रहे हो, बाइक ऐसा लग रहा है ना कि उसने इग्निशन ऑफ कर दिया है, बाइक पूरी स्टॉल हो जाती थी, एंड सडनली आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती थी। पता नहीं ये क्या इशू था, मैंने शोरूम में भी दिखाया। शोरूम वाले बोले कि सर ऐसा तो प्रॉब्लम हमने आज तक किसी बाइक में फेस नहीं किया है, जितने भी बाइक्स हमने सर्विसिंग की है, हमको इसमें और डिटेल देखना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने सारे ECM वगैरह जो कनेक्ट करते हैं सारा कनेक्शन करके देख लिया, फिर भी उनको कुछ सोल्यूशन मिला ही नहीं। मैंने वापस वहाँ से बाइक उठा ली, एंड अगेन वो बाइक ट्रैफिक में ही बंद हो गई ठीक है, सिग्नल के बीच में ही बंद हो गए, ऑटोमेटिकली स्टॉल हो गए, और उसके बाद चालू ही नहीं हो रही थी। सेल्फ स्टार्ट दे रहा हूँ, इग्निशन दे रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो हम 2 लोग थे, तो हम लोगों ने उसको धक्का दे के वो बाइक को स्टार्ट किया, धक्का स्टार्ट कर दी बाइक, और फिर उसको वापस शोरूम लेके गए ताकि दिखाने के लिए कि भाई ये सेल्फ स्टार्ट से भी स्टार्ट नहीं हो रही, शायद से बैटरी ख़राब हो गई है, बैटरी डालने के लिए। तो शोरूम में गए, शोरूम वाला ने वोल्टेज चेक किया, सर बोले बैटरी तो एकदम बराबर है, नई बैटरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें बराबर काम रहे। तो मैंने बोला ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बोले सर हमने ऐसा प्रॉब्लम आज तक देखा ही नहीं, तो हम भी कुछ बता ही नहीं सकते इसमें। लगभग कुछ 4-5 महीने वो बाइक चलाई होगी, 2-3 हज़ार ही किलोमीटर चला पाया मैं, ज़्यादा नहीं चला पाया। तो मैंने वापस उस डीलर को सारी बातें बताई, तो बोले नहीं सर नहीं, हाँ जब बाइक हमने बेची थी तो एकदम बराबर थी, तब तो ये उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, हमें नहीं पता ये ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो मैंने बोला भाई देखो बाइक तो फ़िलहाल चालू है, तो मेरे को बाइक आपको वापस रिटर्न बेचनी है। तो बोले हाँ हमारी 6 महीने की बाई बैक पॉलिसी है, मैं इतना कोटेशन आपको देता हूँ, आपने 8 लाख में गाड़ी ली थी, मैं आपको 6.5 लाख देता हूँ, आप वापस गाड़ी भेज दो। और बाइक तब तक नाम पे ट्रांसफ़र भी नहीं हुई थी तब, क्योंकि कोविड का टाइम था, और वो डीलर मेरे को बार बार यही चीज़ें बता रहा था कि भाई कोविड का टाइम है, लॉकडाउन है, यहाँ पे RTO में काम नहीं हो रहा। फिर भी सारे काम ऑनलाइन थे, फिर भी मेरे को पता चल गया कि भाई ये पैसे खा रहा है, बहाने बना रहा है। तो मैंने क्या किया भाई, फिर बाइक उसको वापस बेची, 6.5 लाख की डील हुई थी, मेरे को 6.5 लाख रुपए वापस मिलने वाले थे। तो मैंने बोला छोड़ जाने दे। तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि भाई चलो मैंने ये बाइक रेंट पे इस्तेमाल कर ली 5-6 महीने, अभी मेरे को 6.5 लाख रिटर्न मिल रहा है, तो मतलब 1.5 लाख का नुकसान है, तो ठीक है चलेगा। तो ऐसा कंसिडर करके उसको वापस बाइक दे दी। उसने पता है क्या किया, बाइक के मैंने यहाँ से निकालने से पहले फ़ोटो भेजे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन से जब मैंने बाइक भेजी तो उसने वहाँ पे क्या किया, शॉकर सील पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, ऊपर से बाइक को थोड़े से स्क्रैचेस मार दिया। दो आई हैड ऑल द फोटोज़, और हमने प्रॉपर बाइक पैकिंग करके भेजी थी। हाँ ऐसा भी नहीं कि हमने ऐसे ही बाइक भेज दी, प्रॉपर उसको फोम वगैरह लगा के पूरा पैक किया था। पैकिंग का भी मैंने एडिशनल 8,000 रुपये खर्चा किया था भाई, वो सारे फोम शीट वगैरह लाने के बाद, आदमियों को बुलाने के बाद प्रॉपर पैक करके उसको लोड करके भेजा था। तो वो एडिशनल खर्चे तो मैं पकड़ ही नहीं रहा। तो बाइक हमने वापस उसको दे दी, उसको पहुंच गई बाइक दिल्ली में, उसको मिल गई। उसने बाइक देखा, बोले शॉकर पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, बोले भाई इसका शॉकर लीक है, इस पर इतने स्क्रैचेस है, ये है वो है। मैंने उसको फ़ोटो भेजे, भाई देख मैंने तेरे को बाइक ट्रांसपोर्टेशन में डालने से पहले ही ये फ़ोटोज़ भेजे हैं, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने बहाना दिया कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में होगा, लेकिन स्टिल ये एक्सपेंस मेरे को ही बेयर करना पड़ेगा, तो मैं तेरे को 6.5 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ। ये शॉकर सील बाकी जो स्क्रैचेस वगैरह हटाने के लिए मेरे को 15-20 हज़ार का एडिशनल खर्चा आएगा, तो मैं 15-20 हज़ार कम कर देता हूँ। तो ऐसा करके करके उसने कुछ 6.20 या फिर 6.25 पे एग्री कर दिया, और उसने फिर उतनी अमाउंट मेरे को वापस ट्रांसफ़र तुरंत कर दी।
क्योंकि मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, एक काम कर, मेरे को मेरे पैसे चाहिए थे, जितने आ रहे थे उतने फ़िलहाल यही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जब हमने बाइक ली थी ना, तो हम ये डीलर लोगों के साथ है ना एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अगर कुछ बाइक को इश्यू आता है या फिर कुछ आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, तो आपको वहाँ पे जाने के बाद उनके कोर्ट में उनके यहाँ पे सारे सुनवाई करनी पड़ेगी, राइट। तो भाई मेरे को वहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं है, दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है भाई, मैं कहाँ तक जाऊँगा, उस पर ऊपर केस करूँगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है वो किया है। तो मैंने सोचा कि भाई जितने पैसे मेरे को मिल रहे हैं वापस पहले उतने ले लेता हूँ, फिर बाकी बाद में देखेंगे। तो वो कुछ अग्री हो गया 6-20 देने में, 6-25 देने में एग्री हो गया। तो अभी ये 2021 की बात है। और फिर उतने पैसे वापस लेने के बाद एक तो बाइक नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, तो उसने मेरे को वापस कोई अपडेट दिया ही नहीं कि भाई पैसे कहाँ गए, क्या हुआ। तो मैंने भी छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ जाने, तो जितने पैसे मिल रहे हैं उतने मैं ले लेता हूँ। वो बाद में बोलेगा कि नहीं भाई कुछ तो बहाना देगा, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके केस लड़ता बैठूँ, क्योंकि मेरे को भी मालूम है अगर वो केस में लड़ने जाऊँगा तो जितने की बाइक ली है मैंने उससे ज़्यादा तो मेरा खर्चा ही आएगा। इससे अच्छा जितने पैसे मेरे को रिटर्न मिल रहे थे मैंने उतने पैसे ले लिए। और उतने पैसे लेने के बाद मैंने डिसाइड किया उसके बाद कि लाइफ में इसके बाद जो भी लूँगा प्री ओन्ड सुपर बाइक तो कभी भी नहीं लूँगा। दैट वाज द न्यू मोटो फॉर मी। और उसके बाद वो चीज़ ने मेरे को इतना इंस्पायर किया ना भाई, क्योंकि गुस्सा था भाई कि लोग आप पैसे देने के बाद भी लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो इतना उस चीज़ का गुस्सा था मेरे में। एंड लकीली आई यूज्ड दैट एनर्जी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। मैंने अपने कामों में लगा दी, बिजनेस में लगा दिया। और उसके बाद ऐसे धड़ाधड़ बाइक लेते गया भाई। मैं तुरंत जाके ZX 10R खरीद ली मैंने, उसके बाद हस्कवर्ना खरीद ली, उसके बाद वर्सेस 1000 खरीद ली। सो आई वॉज डूइंग दैट गुड इन माई लाइफ, आई एम स्टिल डूइंग इट। ओके, सो दैट्स द वन थिंग कि आप वो चीज़ को, वो एक्सपीरियंस को एज अ पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो। भले ही मेरे को फटका 1.5 लाख का लगा था, बट मैंने वो 1.5 लाख ऐसे तरीके से यूज़ किए ना अपने लाइफ में, दैट एनर्जी इज़ रियली देयर। आपको पता है जिन लोगों ने भी सुपर बाइक्स ली है सेकेंड हैंड स्पेशली, उनको पता है भाई वो फीलिंग क्या होती है, क्योंकि आप आपकी मेहनत की कमाई लगाते हो उसमें और लोग आपके साथ ऐसा फ्रॉड करते हैं। तो आपको पता है कि आपके अंदर से कितनी वो ये होती है कि नहीं भाई ये अपने साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर वेस्टिंग माई एनर्जी ऑन दैट गाय जिसने हमारे साथ स्कैम किया है, मैंने वो एनर्जी यूज़ करी अपने बिजनेस में। आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन माई बिजनेस, स्टार्टेड फोकसिंग कि भाई इसके बाद जो भी मेरे को लेना है मैं वो बाइक पूरे पैसे दे के खरीदूँगा और ब्रांड न्यू ही खरीदूँगा। इसके बाद किसी भी डीलर के पास नहीं जाऊँ। सो दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच कॉस्टेड मी लाइक 1-1.5 लाख रुपए लग गए भाई। उसके बाद जो खर्चा किया वो तो अलग ही है बाइक पे, वो तो छोड़ ही दो। ऊपर से मैंने उसके लिए एक टॉप बॉक्स भी खरीदा था भाई 20-25 हज़ार का, तो वो भी मैंने उसको उसके साथ दे दिया। मैंने बोला छोड़ जाने दे, अभी इसके पार्ट्स रख के क्या करूँगा मैं। तो ये बात थी भाई। तो ये बाकी का खर्चा तो मैंने छोड़ ही दिया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था भाई कि आप अगर डिसीजन ले रहे हो प्री ओन्ड सुपर बाइक्स लेने का, आई एम नॉट सेइंग कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा आपके साथ ही हो सकता है, लेकिन मैं ये लोगों की आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये देखो ये लोगों का बिजनेस है सुपर बाइक बेचना, ठीक है, सेकंड हैंड सुपर बाइक्स, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता कि भाई सुपर बाइक्स कितनी डिप्रिशिएट होती है। तो वो क्या करते हैं, सामने वाले से कम पैसों में खरीदते हैं और दूसरे वाले बंदे को ज़्यादा पैसों में बेचते हैं। सो दिस इज़ अ सुपर बाइक बिजनेस। इसीलिए आपको दिख रहा होगा आजकल कितने सारे प्री ओन्ड सुपर बाइक्स के शॉप्स हैं, बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस एंड देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन इट। तो ये लोग आपको एज अ कस्टमर जिसके साथ आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है वो नहीं देखते। कंसिडरिंग इट्स देयर बिजनेस एंड दे वांट टू मेक मनी, दे सी यू एज अ मिल्किंग काउ, पैसा फेंकने वाली मशीन समझते हैं आपको कि यार ठीक है चल इसको दे देते हैं। तो हर बाइक के ऊपर वो बंदा मिनिमम 1 लाख रुपए कमाता ही है, ये मैं लिख के देता हूँ, उससे ज़्यादा ही कमाते होंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल्स कि कैसे कमाते हैं क्या करता है, बट ये बस मेरे को आपको बताना था कि सुपर बाइक्स अगर आप ले रहे हो, आपको लेनी है, प्री ओन्ड लेनी है, तो भाई किसी ऐसे बंदे से लो जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिसने वो बाइक पर्सनली यूज़ की है और वो किसी रीज़न की वजह से उसको बेचना चाहता है। तो आपको पता रहेगा कि भाई हाँ उसने बाइक ऐसे मेंटेन की है, यहाँ से उसने सर्विसिंग कराता था, यहाँ से वो पार्ट्स डालता था, उसने जेन्युइन पार्ट्स डाले क्या, वो सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, ताकि सेकंड हैंड बाइक आप जब लोगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े कि भाई देखो टायर ख़त्म हो गया है, इतना पैसा लगेगा, ब्रेक पैड ख़त्म हो गए हैं, इसके तो क्लच प्लेट ही ख़राब हो गई है, क्लच प्लेट ही जल गई है पूरी। तो आपको बाइक को बाहर देख के आप बता नहीं सकते कि भाई ये बाइक में कितना खर्चा है। अभी ये तो ब्रांड न्यू बाइक है मेरी, 3 साल हो गए फिर भी इसको मैं शोरूम में इस पूरी सर्विसिंग कराता हूँ। तो मेरे को मालूम है ये बाइक में 1 रुपये का भी काम नहीं अभी फॉर द मोमेंट, इसलिए मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। आई एम लाइक
रिलैक्स्ड इन माई माइंड कि मेरे को मालूम है मेरी बाइक मेंटेन है, मैं इसको कैसे चलाता हूँ, तो मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। प्री ओन्ड बाइक्स का प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपको जब तक वो बाइक आप लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर के लिए चलाते नहीं हो तब तक आपको उसके अंदर की प्रॉब्लम से समझ में नहीं आएगी। और फिर बहुत लोग फिर सेकेंड हैंड सुपर बाइक लेने के बाद ना फंस जाते हैं ये सब स्कैम्स में कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ, ये तो जब मैंने बाइक ली थी तब अच्छा था। तो सारे प्रॉब्लम्स आप जब बाइक लोगे उसको चलाओगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ ये ऐसा है ये वैसा है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से लो, ठीक है। डीलर वीलर के पास से लेना होगा नहीं लेना होगा मैं ये बोल नहीं सकता, ये आपका डिसीजन है। एट द एंड ऑफ द डे आपको लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। नॉट नेसेसरी आपके साथ भी हो, बट आई एम जस्ट वार्निंग यू कि ऐसी चीज़ें होती है। और बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है ना कि आप पहले ही इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाओ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। जब आपको पहले से ही पता हो ना कि बाइक कितने की है, कितना खर्चा आता है इसमें, तो आप पहले से ही उसको प्रिपेयर्ड रहते हो। आप वापस उसमें फंस नहीं जाओगे कि भाई हाँ देख बाइक लेने के बाद फिर ये खर्चा निकला। सो जस्ट वार्निंग यू ऑन दैट सेंस। इसलिए मेरे को आपको बताना था कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो कैसा देखा ना, बाकी फ्रेंड्स के साथ टाइगर थी तो मैंने टाइगर ले ली, क्योंकि ग्रुप में नया आया था तो उनका देख के मैंने भी टाइगर ले ली, क्योंकि मेरे को कोई अच्छे से गाइड करने वाला भी नहीं था। फिर बाद में किसी ने बोला कि भाई वर्सेस 1000 बहुत बढ़िया है, टेस्ट राइड ले ली मैंने तो वर्सेस 1000 भी ले ली। अगेन सडनली आई सॉ गाइज डूइंग द थिंग्स ऑन GS। वापस मैंने खुद का डिसीजन बदल लिया एंड नाउ फॉर द पास्ट 3 years आई एम स्टेबल ऑन GS एंड ZX10R। आजकल क्या हो रहा है ना भाई, इतना ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि लोग खाली गाड़ी ले रहे हैं और बेच रहे हैं। तो मैं उनकी भी स्कीम आपको ये वीडियो में बता देता हूँ कि क्या करते हैं एक्चुअल में। कंसिडर करो मैं ये बाइक पे कंटेंट बनाता हूँ, राइट। मैं क्या करूँगा ना, जो डीलर रहेगा उसके पास जाऊँगा, मैं उसके साथ पहले से ही डील कर लूँगा कि भाई देख ये बाइक तू मेरे को 8-10 लाख में दे रहा है ना, चल कंसिडर करते हैं बाइक में 10 से 10 लाख में ले रहा हूँ, 5-6 साल पुरानी बाइक है, 10 लाख में मैंने बाइक उठा ली। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा कि देखो, पहले तो उस पर इतनी हाइप बनाऊँगा कि मेरी ड्रीम बाइक आ रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इतनी हाइप बना देंगे, लोगों में एक्साइटमेंट पैदा कर देंगे और जाके ले आएंगे सेकेंड हैंड बाइक, ठीक है, वो भी डील की हुई। तो सेकेंड हैंड बाइक ले आएंगे, उसको मस्त चलाएंगे, उस पर ऑलरेडी एग्जॉस्ट वगैरह सब लगा रहता है, तो उस पर उनको ज़ीरो खर्चा है बेसिकली। उनको खाली उसको उस पर व्लॉग्स डालने और पैसे कमाने। तो वो लोग क्या करेंगे, जाएंगे बाइक को इतना चलाएंगे, इतने व्लॉग्स बनाएंगे, मतलब वो गाड़ी के अराउंड जितना पैसा आ रहा है ना उतने तक, जब तक गाड़ी की कमाई नहीं हो जाती ना, 10 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है ना, तो जब तक 10 लाख नहीं आ जाते व्लॉग वॉग बना के तब तक वो गाड़ी को रखेंगे। जैसे ही उतने पैसे वसूल हो गए गाड़ी के, वापस डीलर के पास जाएंगे, भाई देख मैंने गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाई है, ये तो फर्स्ट ओनर ही है जो पहले ही डील हुई थी उनकी। अभी क्या करेंगे, ये बाइक मैं तेरे को वापस दे रहा हूँ। तो वापस वो डीलर के पास वो जाएगा, कुछ 1 लाख का नुकसान करेगा फॉर एग्जांपल, या फिर 50,000 कम करेगा। तो नुकसान कितना हुआ, खाली 50,000, लेकिन वो 10 लाख तो कमा लिए ना। तो एट द एंड ऑफ द डे वो उसने बाइक फ्री में ही चला ली, ठीक है, ऊपर से उसके ऊपर पैसे भी कमा लिए और उसके जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो वापस भी आ गए। तो ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। फिर ये लोग वही करते हैं, फिर वो 10 लाख दूसरी बाइक में डालेंगे, थोड़ी महंगी होगी तो और थोड़ा पैसा डालेंगे और ज़्यादा ब्लॉग्स बनाएंगे और उसमें से पैसा निकालेंगे, वापस उसको बेचेंगे। तो बहुत से लोग ये करते हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, फिर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि भाई तू अगली बाइक कब ले रहा है। मेरे को कितने लोग कमेंट्स में बोलते हैं भाई तू S1000 RR कब ले रहा है। अरे भाई मेरे को नहीं लेनी, मैंने बोला बस मजाक में बोला था कि भाई मैं GS बेच के लेने वाला हूँ, क्योंकि लोगों को यही आवाज़ वावाज़ देखना पसंद है, तो मैंने मजाक में बोला था। तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं भाई अभी तू S1000 RR ले ही ले। अरे भाई जो रियल मोटो ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो अपनी एक ही बाइक को अच्छे से मेंटेन करते हैं, अच्छे से चलाते हैं। वी डोंट केयर अबाउट अटेंशन, वी डोंट केयर अबाउट अदर्स ओपिनियंस। हम लोग ये बाइक में अभी देखो जितने लंबे टाइम तक इसको रख सकता हूँ, पूरा जो पैसा मैंने इस पर लगाया है, इट इज़ एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट ही है। तो जितना पैसा मैंने इस पर लगाया है मेरे सपने पूरे करने में, और व्लॉग्स तो मैंने अभी अभी बनाना स्टार्ट किया है भाई। अगर मैं चाहता, कितनी बाइक चली है मेरी, उस पर व्लॉग्स बनाता तो ये बाइक के पैसे तो कब के वसूल हो जाते, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड द जेन्यून इन्फॉर्मेशन, जो बहुत से लोग ना ट्राई नहीं कर रहे आजकल देने का। क्योंकि क्या है ना, इन सभी लोगों के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शंस होते हैं। ये बंदा आपके बारे में नहीं बोल सकता, वो बंदा आपके बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि एक दूसरे के बिजनेसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उससे होता क्या है, फिर लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन जाती है, तो लोग गलत लोगों पे भरोसा करके इतना मेहनत की कमाई लगाते हैं बाइक लेने में, और फिर उसके बाद पछतावा करते हैं कि ये बाइक तो ऐसी निकली वैसी निकली। इसीलिए
अगर आपको बाइक लेनी है ना भाई, 2 साल 4 साल लेट लो, लेकिन प्रेफर अ ब्रांड न्यू बाइक। लेकिन अगर आपको लेनी ही है प्री ओन्ड बाइक, सो माय ऑनेस्ट एडवाइस विल बी टू बाय इट फ्रॉम समवन यू ऑलरेडी नो। क्योंकि बाद में स्कैम में फंसने से अच्छा कुछ ऐसा हो जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे। क्योंकि बाद में रोने से अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाओ एंड इन्वेस्ट योर मनी कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, बस यूँ ही इन्वेस्ट मत करो। और आप लोगों के लिए भाई मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को व्लॉग्स देखने हैं ना किसी के, तो वो बंदा कैसा है ना उसकी वजह से देखो। उसके पास कितनी गाड़ियाँ है, कितने पैसे है, कितना खर्च कर रहा है, कहाँ पे घूम रहा है, उसकी वजह से मत देखो। व्लॉग्स ऐसे देखो कि आपको वो बंदे की क्वालिटीज़ पसंद आनी चाहिए। ठीक है, कि ये बंदा क्या, इस बंदे में क्वालिटीज़ क्या है जो आप खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप खुद भी लाइफ में बेटर बनना स्टार्ट होगे। मैक्सिमम जो मैं देखता हूँ सारे यंगस्टर्स लोग ही फॉलो करते हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइक एन एडिक्शन। ये एडिक्शन की तरह ही है भाई सुपर बाइक्स। ये सारी सुपर बाइक्स का जो क्रेज़ है ना, इट्स लाइक एन एडिक्शन। और ये आपके सर के ऊपर एक बार चढ़ने लगता है ना तो जल्दी उतरता नहीं है। जब तक बंदा क्रैश वैश नहीं करता, हड्डियाँ वड्डियाँ टूटती नहीं है ना, तब तक वो क्रेज़ उतरता नहीं है। तो अगर आपको जेन्युइनली बाइक खरीदनी है बिकॉज यू लव राइडिंग द बाइक, यू लव एक्सपीरियंस ऑफ द बाइक, यू लव दैट राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ अ बाइक, तभी लो। अननेसेसरी अटेंशन के लिए मत करो, अननेसेसरी अटेंशन के लिए मत लो। आई हैव सीन मैनी पीपल बाइंग बाइक्स फॉर अटेंशन एंड देन क्रैशिंग लेटर ऑन, क्योंकि पता ही नहीं होता है भाई बाइक्स को कैसे चलाते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा बाइक्स को कैसे चलाते हैं, आप ऐसे सुपर बाइक्स में पैसा लगाओगे, जाके भगाओगे, क्रैश कर जाओगे, तो क्या होगा, आपका ही नुकसान है। एंड पीपल डोंट इवन वांट टू वेयर राइडिंग गियर्स, उनको राइडिंग गियर्स ही पहनने नहीं है। आपने कभी आर्मी वालों को वॉर पे जाते हैं तो बिना आर्मर के देखा है क्या कभी? दे विल नेवर गो टू अ वॉर विदाउट आर्मर, राइट। फाइटर जेट जो उड़ाते हैं एक प्रॉपर हेलमेट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है प्रॉपर। तो ये भी फाइटर जेट ही है भाई, और उसका ये यूनिफॉर्म है राइडिंग गियर्स। सो फुल टॉप टू बॉटम पूरा कवर हो सके ऐसे राइडिंग गियर्स पहनो, उसके बाद ही ये बाइक को चलाओ। और ये सुपर बाइक्स को चलाने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है भाई, स्किल्स चाहिए होती है। आप ऐसे ही बाइक्स को नहीं चला सकते। ठीक है, ग्रैवल राइडिंग, ये जो अभी ग्रैवल है इसमें कैसे चलना चाहिए, कौन सी बाइक पे कैसे चलना चाहिए, एबीएस नहीं है तो उसको कैसे रोकना चाहिए, एबीएस है तो उसको कैसे रोकना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इन सुपर बाइक्स में, और नॉर्मल बाइक्स में भी है। बट सुपर बाइक्स में चीज़ें चेंज हो जाती है ना, क्योंकि बाइक उतनी फास्ट एक्सेलरेटिंग है। अगर ये बाइक 0 to 100 अंडर 3 सेकेंड्स जा रही है तो उसको रोकना भी है ना भाई वो स्पीड पे, खाली भगाना थोड़ी है। तो सारे स्किल्स आप धीरे धीरे सीखो। आपने कभी देखा है आर्मी वालों को बिना ट्रेनिंग के वॉर को जाते हुए? कभी नहीं जाएंगे भाई। दे विल हैव प्रॉपर ट्रेनिंग फर्स्ट, उसके बाद प्रॉपर वेपन्स रहेंगे, एंड दिस इज़ अ वेपन फॉर यू। सुपर बाइक इज़ एज गुड एज अ वेपन। जैसे बुलेट जाती है वैसे ये बाइक निकलती है भाई। आपने मेरे को अभी तक मेरे 1% पोटेंशियल पे भी नहीं देखा है बाइक चलाते हुए। मेरे को बाइक चलाते हुए दिखोगे ना, अच्छे खासे लोग डर जाते हैं भाई कि ये बंदा मतलब ऐसा चल गए। मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें मैंने एक दिन में नहीं सीखी है। आई हैव लर्नड इट ओवर द पीरियड ऑफ कपल ऑफ ईयर्स। तो वो पीरियड के दौरान मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है और धीरे धीरे स्किल्स इंप्रूव की है। जिन लोगों ने भी मेरे साथ राइड किए है ना भाई, नासिक के जो ग्रुप्स है सुपर बाइक राइडिंग के, जो लोग भी मेरे साथ राइड करते हैं, जिन्होंने की है पहले राइड, उनको पूछ लो कि ये बंदा गाड़ी कैसे चलाता है, एंड विदाउट क्रैशिंग अ सिंगल टाइम ऑन दिस ZX10R। ठीक है, जीएस पे बहुत गिरते हैं अपन, जीएस कॉमन है, एडवेंचर करेंगे तो गिरने वाला है, इट्स कॉमन। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेटर क्लास मशीन। मैं खुद की तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना बोलने में, ये किसी रीज़न की वजह से आता है। सो आपको जब खाली बाइक लेनी है ना, तो बाइक लेने से पहले आप खुद को प्रिपेयर करो कि हाँ भाई मेरे को बाइक लेनी है। गो एंड बाय गुड क्वालिटी राइडिंग गियर्स, ताकि जब आपके पास बाइक आए तो आप उसको ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे उसको चलाने के लिए। ठीक है, जब आपके पास अगर नॉर्मल कोई कम्यूटर मोटरसाइकिल है तो उस पर भी स्किल्स प्रैक्टिस करो। द कॉन्सेप्ट इज सेम, जस्ट बाइक इज़ पावरफुल एंड सीटिंग पोस्चर इज़ डिफरेंट, इंजन इज़ डिफरेंट, राइट। बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना भाई, 2 ही पहियों पे चल रही है वो भी। तो उसको आप जब ठीक से चला पाओगे तभी जाके इसको ठीक से चला पाओगे। स्पेंड योर टाइम ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स पे ध्यान दो। ये देखो मैं बातें बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, आज लंबा वीडियो हो सकता है, बट दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू शेयर इन पर्सन, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता इसलिए वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास एडवाइसेस पूछने के लिए कि हम लोग क्या करें, कैसे बाइक लें। भाई बाइक लेने से पहले खुद को वो माइंडसेट के लिए प्रिपेयर करो कि हाँ भाई मेरे को अभी बाइक लेनी है, एंड यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसा नहीं है कि बस बाइक लेनी है करके चलो और बाद में कहीं तो भी जाके क्रैश कर जाओ। ऐसा नहीं करना है आपको। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू परचेज द बाइक।
आपको बाइक के बारे में इतना इंटरेस्ट है तो जाओ पहले सर्च करो ऑनलाइन, कितनी इन्फॉर्मेशन है भाई। गूगल पे जाओ, हेलमेट सर्च करो, डॉट सर्टिफिकेशन क्या होता है, ईसी सर्टिफिकेशन क्या होता है, आईएसआई का छोड़ दो। तो मेन वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के बारे में सोचो, क्योंकि आईएसआई का मैंने छोड़ दो इसलिए बोला क्योंकि आपको ये रास्ते के बाजू में जो 500 400 रुपये के जो हेलमेट मिलते हैं ना, उस पर भी आईएसआई सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए मैंने बोला लुक फॉर द प्रॉपर ब्रांड्स। कितने एक्सपेंसिव हो सकते हैं हेलमेट वो भी रिसर्च करो। राइडिंग गियर्स में कौन से सर्टिफिकेशन आते हैं, उसमें जो आर्मर्स होते हैं लेवल 1 लेवल 2 क्या है, कौन से आर्मर सही है। उसके बाद राइडिंग गियर के टाइप्स देखो, लेदर सूट क्या होता है, फुल लेदर सूट क्या है, हाफ सूट क्या है, उसके बाद ये टेक्सटाइल गियर्स क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से ही इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करो और देख के रखो कि हाँ मेरे को ये गियर खरीदना है, मेरे को ये हेलमेट खरीदना है, मेरे को ये ग्लव्स खरीदने हैं, मेरे को ये शूज़ खरीदने हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, विच अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव, क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला ही नहीं था। तो मैंने खुद इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतना इन्वेस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें ली है। सो आपके पास ऑलरेडी टाइम है तो आप पहले से ही रिसर्च करो, उसको ऑलरेडी प्रिपेयर रहो कि हाँ भाई आई एम नाउ मेंटली प्रिपेयर टू बाय अ बाइक एंड नाउ आई वांट टू राइड इट रिस्पॉन्सिबली, राइट। अभी देखो ये हाईवे था, मैं चाहता तो कितना भी भगा सकता था, बट आई वोंट डू इट बिकॉज मेरे को मालूम है कहाँ पे भगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं भगाना चाहिए। और ये समझ कब आएगी आप में, जब आपको इनफ एक्सपीरियंस आएंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। आपको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगी, आप लोगों के वीडियोस देख रहे हो, और जिन लोगों के वीडियोस देख रहे हो वो तो रास्ते पे भगा ही रहे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा कि नहीं चलो चलो ये बाइक लेने के बाद थ्रॉटल खोलो, चलो भगाओ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सुपर बाइक लेने के बाद उसको आपको धीरे ही चलाना चाहिए, ऐसा मैं वो नहीं बोल रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहाँ पे स्पीड करना सेंसिबल है, कहाँ पे स्पीड करना सेंसिबल नहीं है, राइट। आपको बाइक उतनी मेंटेन रखनी होगी भाई। गाड़ी भगाने के लिए आपको खाली बाइक को परफॉर्म करना है तो मतलब वो बाइक को मेंटेन रहना पड़ेगा भाई। और मेंटेनेंस को ये बहुत पैसे लगते हैं ये बाइक के मेंटेनेंस में। जिनको भी अंदाज़ा नहीं है सुपर बाइक ओनर्स को पूछो ज़रा, अगर आपके दोस्त वोस्त रहेगा तो पूछो भाई सुपर बाइक मेंटेन करने के कितना खर्चे है। अब मेरे से कोई पूछेगा कि भाई तेरे को सुपर बाइक वर्थ लगती है क्या, तूने इतना पैसा फूका है इसमें, मैं आज भी वो लिख के दे सकता हूँ कि भाई सुपर बाइक्स आर वर्थ ओनली इफ़ यू कैन अफोर्ड देम। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए वर्थ ही नहीं है ये बाइक, ठीक है। बिकॉज दिस बाइक्स आर इन्वेस्टमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं इनको चलाता हूँ, मेरा पैशन है। ये पैशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला भाई। मैं यूट्यूब पे रहूँ ना रहूँ क्या फ़र्क गिरने वाला, इससे पहले भी मैं यूट्यूब पे नहीं था। आई वॉन्ट टू स्प्रेड द राइट इन्फॉर्मेशन कि भाई ये सही चीज़ है, लेकिन डिसाइड तो आप ही करने वाला हो कि सही क्या है गलत क्या है। मेरा तो काम है जो सही है वो बताना। अभी किधर जाएगा देखो, ये ऐसे लोग रहते ना, क्रेटा वाला ही रहेगा, 100% क्रेटा वाला रहेगा। किधर जाना था इसको, है क्या दिमाग, है क्या दिमाग थोड़ा सा, हाँ थोड़ा रुक जाते भाई, पेशेंस दिखाओ, सिग्नल को ग्रीन होने दो, दिखने दो ग्रीन हुआ है कि नहीं। पीछे से आके वो लाइन के पीछे रुकना होता है, पहले हॉर्न बजाएंगे। हॉर्न और फ्लैश इनके अलावा इनको क्या आता है दूसरे क्रेटा वालों। तो आपके जो भी ओपिनियंस है नीचे कमेंट करो, आपको जो भी सजेशन देना रहेगा नीचे कमेंट करो। आई विल बी हैप्पी इनफ टू रीड योर कमेंट्स। कम्युनिकेशन 2 वे करो, ठीक है। मेरे को भी बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटर ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।